Good morning, viewers, and welcome in today's Sustainable Strategy session. So today we have Mr. Atish Wavre with us. Atish is a civil engineer and working at Green Yatra as a senior project manager. So Atish will take a session on carbon emission in construction industry. So it's a really interesting topic because all we know कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बड़ा सोर्स है कार्बन इमिशन का एंड इस पे बहुत कम चर्चा होती है, बहुत कम बात होती है, लोगों को पता नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द बिग सेक्टर फॉर कार्बन इमिशन. सो आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा, मजेदार रहेगा कि कार्बन कितना इमिट किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. तो ये हम मिस्टर आतिश जी से समझेंगे. बट इससे पहले मुझे क्वेश्चन पूछना है आतिश आपसे कि आप सिविल इंजीनियर हो एंड यू आर वर्किंग फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट, ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स. तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको ट्री प्लांटेशन या फिर कंजर्वेशन सेक्टर में काम करना है, आपको बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है? तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको कब ऐसा लगा कि इस सेक्टर में आपकी ज्यादा जरूरत है? Yes. So, hi viewers. My name is Atish Wavre. I am currently working with Green Yatra as an senior project manager. So, सिद्धार्थ आपने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि ये मेरे को ये फील्ड में आने के लिए क्या सही लगा, क्या चीज़ें सही लगी. तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो 5 years का है. एंड मेरे कॉलेज में हमारे एक सब्जेक्ट सिखाया गया था अराउंड इन सेम 4 कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नाम का वो सब्जेक्ट था. बट तभी वो सब्जेक्ट को हम लोग ने इतना सीरियसली लिया नहीं था. तो वी यूज्ड टू जस्ट टेक इट एज एन ईवीएस टाइप ऑफ सब्जेक्ट, और काफ़ी इजी होने के कारण उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था और हम लोग ज़्यादा टेक्निकल पार्ट में ध्यान दे पाते थे. बट फॉर वर्किंग फॉर इन अ कोर फील्ड फॉर 2 years, फॉर 2.5 years मोस्ट प्रॉब्ली, एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था एंड इंफ्रा में भी मैंने एक 6 महीना काम किया था. तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में मैंने जो काम किया वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि क्वाइट अ बिट ऑफ डस्ट पोल्यूशन क्रिएट होता था साइड्स पे. एंड कंक्रीटिंग के वजह से और सीमेंट जो जनरली यूज होता है, सीमेंट एंड स्टील, तो वी यूज्ड टू ऑब्जर्व कि डस्ट पोल्यूशन क्वाइट क्रिएट होता था एंड इट इज टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल. एंड जो अभी अर्बनाइजेशन होने के कारण भी ये हो रहा है कि वी हैव टू, इंडिया बिंग अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग को अर्बनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है. सो दैट इज द बेसिक नीड करंटली, दैट अर्बनाइजेशन. सो इसी के कारण मेरे को ऐसा लगा कि कुछ एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए एंड ग्रीन कवरी बढ़ाने के लिए. तो इसी के कारण मैंने एक एनवायरमेंटल फील्ड के इधर स्विच किया हुआ अभी. एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद करंटली माय जॉब हियर. माय रोल इज बेसिकली टू डिजाइन द प्रोजेक्ट्स. समझो अभी हम लोग का मियावाकी प्रोजेक्ट है, तो आई हैव टू डिजाइन द बेड ऑफ द मियावाकी, हाउ टू बी प्रिपेयर्ड to avoid the water logging. Then biodiversity parks का जो डिजाइन है, we have around 20 to 30 acres of एरिया अवेलेबल. सो उसको डिजाइन करना, उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, एंड ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटिंग विद द गवर्नमेंट, दिस ऑफिशियल्स एंड क्लाइंट एज वेल. So now we'll start with the today's topic, that is carbon emission in the construction industry. So I hope everybody is able to see my screen. So I would like to give you something, what is this topic is about. So currently the climate is getting worse and days by days. एयर पोल्यूशन की वजह से और कार्बन एमिशन जो हो रहा है. और इंडिया करंटली फोर्थ है कार्बन सबसे हाईएस्ट इमिट करने के लिए. और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के अनुसार, if everyone must have seen it, India's top 39 cities are in the carbon emission, which includes Bangalore, Mumbai, Delhi, Chennai, etc., etc., etc. These are the highest carbon emission countries. And also, as committed by our government and our honorable prime minister, India is looking to be carbon neutral by 2070. So here is the main role कि we have to actually bifurcate between the carbon emissions. अभी कैसा हो रहा है कि everyone just thinks कि the जो कि केमिकल फैक्ट्रीज रहता है और इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है, जो कि सिर्फ धुआं, काला काला धुआं और पेट्रोल डीजल है, ये इधर से ज़्यादा कार्बन इमिट होता है. बट एक्चुअली दैट इज नॉट द ट्रूथ करंटली, बिकॉज मैं अभी आपको आगे बता जाऊंगा कि इंडिया is currently a developing country. We know this, we have learned this from our basic school and colleges कि India is currently a developing country. So for being developing, India को actually urbanize के बहुत ही fast track पे है. Means the construction, the infra part and everything, वो बहुत सारे
फास्ट लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सो एज पर द स्टडी बाय ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स, इंडिया का टोटल बिल्डिंग फ्लोर जो कि उनके स्टडी के अनुसार 2015 में वाज अराउंड 15.8 बिलियन स्क्वायर मीटर, जो कि सीधा 2050 तक, इट्स एन एस्टीमेट, इट्स जस्ट एन एस्टीमेट, इट कैन इंक्रीज एज वेल, बट जो कि वो होगा 57.6 बिलियन स्क्वायर मीटर. तो दैट इज क्वाइट ह्यूज. इट इज ऑलमोस्ट द फोर्थ, ऑलमोस्ट चार पर ज्यादा होने वाले हैं. एंड ऑल्सो कि अभी जैसे कि इतना बड़ा अगर इतना ये बढ़ने वाला है फ्लोर एरिया, तो उसके लिए जो लगने वाला मटेरियल होता है दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, लाइक सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, वी हैव ब्रिक्स, सैंड, एवरीथिंग दैट विल आल्सो इंक्लूड. बट इधर एक खास ये मेंशन किया गया है कि सीमेंट एंड स्टील का जो रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सीमेंट एंड स्टील इज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो सीमेंट का जो प्रोक्योरमेंट और जो यूसेज जो बढ़ने वाला है, वो करंटली जो है 755 मेट्रिक टन से सीधा और 1360 मेट्रिक टन जाएगा. और जो स्टील का रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 328 मेट्रिक टन जाएगा बाय 2050. सो ये एक ओवरऑल व्यू है कि हाउ फास्ट इंडिया इज ग्रोइंग एंड हाउ फास्ट the material will be required and the building floor. So this currently, and अभी आगे जाएंगे तो हम लोग एक बात पढ़ेंगे. सो व्हाट वाज टेलिंग कि आप अगर वो जो देखते हो कि इंडस्ट्रियल, आपको लगता है कि जो सिर्फ काला धुआं और केमिकल इंडस्ट्रीज है वो ही सिर्फ ज्यादा कार्बन एमिट करता है, बट ऐसा नहीं है. करंटली अगर आप टोटल ओवरऑल कार्बन एमिशंस के फैक्टर में अगर देखते हो, तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन अराउंड 32% ऑफ टोटल कार्बन एमिट करता है ओवरऑल द 100%. सो दैट इज क्वाइट एन ह्यूज नंबर. तो उसके आगे अभी मैं आपको बाइफरकेट करना चाहूंगा कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में कैसा इमेज होता है. So there are basically two types of emission, that is embodied emission and operational emission. तो इसके बारे में थोड़ा एक डीप एक डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा कि embodied emission बेसिकली क्या होता है. तो embodied emission बेसिकली ये होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट्स यूज हो रहा है, मीन्स सीमेंट है, स्टील है, तो उसके लिए समझो एक सीमेंट को पकड़ के चलते हैं. तो सीमेंट में जो भी आपको like starting from mining, उसका manufacture and transporting, this all comes in the embodied emission. Means ये एक embodied emission को आपको factor कर रहा है. एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑपरेशनल इमेजिन आफ्टर इट रीचेज द साइट, उसके लिए जो यूज हो रहा है, मीन्स लाइक कंस्ट्रक्टिंग, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, कंक्रीट में यूज होगा, ऑल्टरनेटिंग, रिपेयरिंग और डिमोलिशिंग, दैट कम्स अंडर operational, completely under operational. So there are two parts, embodied and operational emissions in this in this. तो ये भी वही पार्ट है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज एम्बॉयडर्ड एंड व्हाट इज ऑपरेशनल. सो ये अगर चार आप ये देखोगे प्लॉट्स देखोगे, तो उसमें बिल्डिंग मटेरियल यूज जो किया गया, बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, दिस कम इन द एम्बॉयडर्ड. एंड बिल्डिंग्स ऑपरेशनल यूज जो कि होता है, और यूज स्टेज एक्टिविटीज, दैट इज ऑपरेशनल यूज. एंड एंड ऑफ द लाइफ मींस डिमोलिशन होने के बाद उसका जो डेब्रिस निकलेगा, उसका ट्रांसपोर्ट, और उसको सही तरीके से डिस्पोजल किया जा रहा है कि नहीं है. तो डिस्पोजल थ्रोइंग और दिस थ्रोइंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग करंटली. सो ये आता है एम्बॉयडर्ड एंड ऑपरेशनल में. तो आगे जाएंगे तो ये एक फैक्ट एंड फिगर है, जो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो फैक्ट्स एंड फिगर्स, और राइट हैंड साइड में. तो लेफ्ट साइड का जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है दैट इज ऑफ ग्लोबली, एंड राइट साइड का इंडिया का है. तो आप अगर 2020 में एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप कंफर्म ये देखोगे, तो 76% is the operational emission and embodied emission is around 24%. बट वो एस्टिमेशन के अनुसार वो अराउंड बाय 2050 ग्लोबली वो होगा 51% to 49%. सो ये अगर आप देखोगे तो ग्लोबली ये है, और इंडिया में it's currently 60% of operational and 40% of embodied. So by 2050 एक क्वेश्चन मार्क आपको अगर दिखाई देगा, तो वो ही है 20 के, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग बाय दिस बाय 2050, बाय 2050 की हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया का सिनेरियो, और वो क्या होने वाला है.
So Atish, I have one question कि can you please explain कि ये जो ऑपरेशनल फिगर्स है इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे कि इसका इंपोर्टेंस क्या होगा और ये कैसा आगे इंडिया में हमें कैसा देखने को मिलेगा, प्लीज इस पे गाइड कीजिए। ओके, तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ग्लोबली जो 76% ऑपरेशनल आपको दिख रहा है, सो और वो कम कैसे हुआ है, तो जनरली आपको ये कम होने में वी हैव टू फोकस इन कि ऑपरेशनल अपन जितना कम करें, बिकॉज दैट इज द, आप देखोगे तो ज़्यादा ये ज़्यादा कॉस्ट करता है इसको नेचर को। सो ऑपरेशनल जो इमेजन है, दैट अभी कैसा होता है in the globally, see, there are developed countries. If you take for example US or UK side, UK countries में, they are using more renewable sources of energies like appliances or the construction, the जो ways है उन लोग यूज करने के बहुत अलग हो जाता है। और जो ट्रीटमेंट, अभी समझो कुछ बिल्डिंग की अगर रिपेयरिंग निकलती है, तो उनके पास उनको एक सस्टेनेबल वे ऑफ रिपेयरिंग है उसके लिए। और जो मटेरियल लोग यूज कर रहे हैं, लाइक ग्रीन मटेरियल वो यूज करते हैं, लाइक ग्रीन सीमेंट इज बीन यूज, रीयूज स्टील इज बीइंग यूज। तो ये बहुत इफेक्ट कर रहा है उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए। सो दैट इज द रीजन कि दे हैव रिड्यूस देयर ऑपरेशनल कॉस्ट इन मींस दे एज एक्सपेक्टेड दे वर रिड्यूसिंग बाय ऑलमोस्ट अराउंड 25%। सो इंडिया इंडिया इज लाइक, अभी तक इंडिया अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, तो उसके बट और अगर उसको कम करना है तो इंडिया ऑल्सो हैज टू मूव टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। So that can help to achieve at least the operational and the embodied like 80 to 20%. So this will be an ideal fact for this. Okay. So now moving on to the next slide, that is barriers to addressing the embodied emission. अभी हम लोग ने सिर्फ अभी ये देखा कि सिर्फ रीजंस बता रहे थे कि क्या हो रहा है अभी कैसे हो रहा है, बट उसके पीछे का जो बेसिक, अगर इफ देयर इज एन प्रॉब्लम देयर इज आल्सो एन सॉल्यूशन फॉर इट, बट उसको अगर क्या रोक रहा है, मीन्स वो सॉल्यूशंस के अगर जाने के लिए क्लोज बाय हम लोग को क्या रोक रहा है, वो एक बार एक फॉर्मेट में मैं आपको एक समझाता हूँ कि क्या है बेसिक रीजन इसके पीछे। ओके, सो दैट इज एक्चुअली ओके। सो स्लो पेस ऑफ, ये एक डायमेंशन में आपको दिखते रहेगा, तो स्लो पेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अपटेक ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके पीछे मेन रीजन है कि इंडिया में जो वी आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर द रिसर्च ऑफ द मटेरियल्स व्हिच आर replaceable to be used with the current carbon emissions factors, like सीमेंट है, स्टील है, तो उसका जो रिप्लेसमेंट है लाइक ग्रीन सीमेंट आ गया, स्टील जो कि रियूजेबल है, तो उसके पीछे उनका जो लैब टेस्ट का रिपोर्ट्स है या जो ऑल एवरीथिंग दैट इज टेकिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसके बारे में ये एक रीजन है। तो उसके बाद का आप देखोगे तो क्वालिटी, लैक ऑफ क्वालिटी रोबस्ट डाटा मेक्स इट डिफिकल्ट। तो मतलब इसके कारण ये होता है कि मैन्युफैक्चरर्स कभी कभी समझो अभी एक कंपनी है जो ग्रीन सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है, बट वो वो उतने लेवल का अगर प्रोड्यूस नहीं करे, सो दे गिव सम नंबर ऑफ फैक्ट्स एंड नंबर्स कि हाँ हम लोग के जो ग्रीन सीमेंट हमने जो प्रोड्यूस किया है वो दैट कंटेन दिस अमाउंट ऑफ कार्बन या दिस अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एवरीथिंग, बट द मैन्युफैक्चर व्हाट टू डू, दे हाइड दिस। सो ये हाइड होने के कारण वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज एक माल फंक्शनिंग हो जाता है ये साइड पे। तो ये एक रीजन है। और बेसिकली और एक लास्ट मेन रीजन आता है, जो करंट हमारी वर्कफोर्स है इंडिया में, जो वर्कफोर्स अभी काम कर रहा है, दे डोंट हैव एन प्रॉपर नॉलेज of about how the material works or how you have to rightly handle the materials, because see, what happens, the reason is कि even if we give them the correct way of usage of the material, they are not gonna do in a proper way, because see what होता है कि उनका भी एक mentality होता है कि एक सुबह we have to work till midnight, and so they don't give an emphasis on that in a way, a productive way. Atish, I have another question कि हाउ वी कैन ट्रेन और अवेयर दैट लेबर्स, और ये मॉनिटर कैसे कर पाएंगे हम काम जो हो रहा है लेबर थ्रू, तो वो मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? ओके, सो इसके लिए वी कैन एक्चुअली, कैसा होता है कि समझो एक काम चल रहा है, अगर प्लास्टरिंग का काम चल रहा है या कौन सा भी एक मटेरियल का काम चल रहा है, सो वी हैव समझो अभी एक 10 ग्रुप का पीपल वो काम कर रहा है, उसमें वी हैव ऑलमोस्ट 4 स्किल लेबर्स एंड वी हैव 6 अनस्किल्ड लेबर। सो व्हाट वी कैन डू इन दिस कि वी हैव टू सी, ये ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा फ्रॉम द बिल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू और द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसके पीछे आपको एक इफेक्टिव वे हो सकता है कि
सुबह अगर वो काम कर रहे हैं, समझो लेबर्स अगर काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू गिव एन प्रॉपर ट्रेनिंग, आपको एक डेमो देना पड़ेगा उसके लिए, एंड वी यू हैव टू करंट ये सुबह-सुबह आपको देना पड़ेगा। देन एक सुपरवाइज़र होता है, राइट? सो सुपरवाइज़र हम लोग क्या करते हैं, एक सीधा एक बड़े काम के पीछे एक सुपरवाइज़र होते हैं, बट ये नहीं करने के अलावा अपन एक कर सकते हैं कि जो एक सुपरवाइज़र को 10 लोगों के पीछे फॉरेन सुपरविज़न छोड़ सकते हैं, एंड एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए उसको बोल सकते हैं। सो दिस विल एक्चुअली हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क। काम स्टार्टिंग में आपको स्लो दिख सकता है, बट आफ्टर ऑन यू कैन फाइंड द रिजल्ट्स एंड द करेक्ट यूज ऑफ द मटेरियल एज वेल। Okay, so now for the solutions of it, means what all solutions we can make actually. So there are different type, mainly मैंने जैसे बताया था कि cement and steel is the biggest contributor. So cement के लिए we talking about the other countries, we are already using geopolymer cement, calcinite clay cements. Okay, and in India also we have in companies which are producing. We have started producing this green cement, that is JSW, Dalmia Cement, and ACC Limited Cement. So these are the companies which are currently producing high amount of this green cement. But the thing is that again this is a bit of costly affair, so people are avoiding still to use this. This is another interesting part actually of our topic, that is CCS. So in Norway, government has approved and they are already investment in this CCS. So CCS is carbon control. This is a way where we are storing carbon in the deep thrust of the earth. So how it happens? समझो एक अभी प्रोजेक्ट चल रहा है कौन सा, like an industrial project or an civil project चल रहा है. So the carbon dioxide which is been emitted, okay, so what they're doing there, they're holding the carbon dioxide there. Okay, they're storing it in an like in a part of the building or industrial area. From there, they are transporting the carbon dioxide with the help of pressure machines through pipelines or road transport or ships. Okay, and they are finally storing this CO2 below in a deep underground. Okay, for the permanent storage. So this is how the CCS works, and this is actually helping in reducing the carbon dioxide which is being produced by the industrial as well as the like the construction sites and everything. So that plays a very important role in this. Also, the last part actually the replacement of some, like it is not a bit deep, it is not a technical as well. So what all we can material we can use are like steel. We can use a reusable steel like my1 shuttering for material for formwork. So formwork अभी अगर देखोगे आप साइट पे, तो लकड़ी का जो फॉर्मवर्क हम लोग यूज करते हैं साइट पे, सो दैट इज एक्चुअली लकड़ा अगर आ रहा है तो मीन्स किसी के ट्री को कट के आ रहा है. बट माइवन इज एन एल्यूमिनियम मटेरियल विच इज यूज फॉर in the replacement of this wooden formwork that actually is quite costly, again a costly affair. But in this what happens ki, if the wooden formwork you can use it for around 2 or 3 times, but the Maivan shuttering material you can use for multiple times, like or 40 to 50 times, and it actually gives a nice finishing. But again what happens कि Maivan में पूरा आपको कंक्रीट डालना पड़ता है rather than the conventional part, like brick आपका यूज बिल्कुल नहीं होता है वो साइट पे. तो Maivan एक्चुअली वो होता है. देन AAC ब्लॉक, दैट AAC एंड फ्लैश ब्रिक, दैट अभी AAC और फ्लैश ब्रिक्स ये एक लेस कार्बन एमिशन फैक्टर से बनाया जाता है, जो कि अपने नॉर्मल ब्रिक से कम है वो. और इंस्टॉलेशन ऑफ APFC, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शंस पैनल इंप्रूव ऑफ द पावर क्वालिटी. अभी समझो अगर कोई साइट पे कभी फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपके पास प्रॉपर ट्रिपर नहीं है या ऑटोमेटिक ट्रिपर्स नहीं है, तो व्हाट दिस लीड्स टू कंप्लीटली like wastage of electricity. कभी आग लग जाती है. So if we use this automatic power factor correction, then it will actually help in this. And zero use of chlorification, HCFC reducing heating. अभी ये this is actually an different concept, और एक possibility है, again an costly affair. But what will this will lead to reducing the usage of like HCFC carbon, जो एक ये होता है
कूलिंग इफेक्ट के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, लाइक फॉर रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज, तो वी कैन एक्चुअली रिप्लेस देम। और एक ये इनिशिएटिव है जो खुद एक क्लाइंट ले सकते हैं, लाइक दे कैन चार्ज डायरेक्टली पीपल एंड दे use the renewable sources and an effective replaceable sources of this one. So that's all actually. That can you just take over? Yeah. Thank you very much, Atish, for this information and all this data. It's really very shocking कि 32% कंट्रीब्यूट करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कार्बन इमिशन में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको नॉर्मली लोग इतना महत्व नहीं देते, बट आई थिंक 32 इज अ वेरी बिग नंबर। और जैसा आपने बोला कि जब हम एजुकेशन लेते हैं तो उस समय हमें इन्वायरमेंट का एक टॉपिक होता है, बट एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा हुआ है कि बस हमें वो इन्वायरमेंट का जो टॉपिक होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको बस पास करना होता है। तो कुछ असाइनमेंट, कुछ स्टिकर्स वगैरह हम लगाते हैं एंड पोल्यूशन के बारे में इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं और सबमिट करते हैं। बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए। बस हम पासिंग के लिए वो सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, बट जब अब हम रियलाइज कर रहे हैं कि पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ये कितने हॉट टॉपिक है और ये डायरेक्टली रिलेटेड टू और हेल्थ, ये डायरेक्टली हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप जैसे इंजीनियर्स इस सेक्टर पे आ रहे हैं, कंजर्वेशन सेक्टर में, बायोडाइवर्सिटी सेक्टर में, और लोगों को गाइड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर हमें जो टारगेट है 2070 का अगर वो अचीव करना है तो सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी डेफिनेटली जितनी बॉटनिस्ट लोग की जरूरत होती है या फिर जो भी प्लांट साइंस रिलेटेड लोग की जरूरत होती है, उतना ही इंजीनियर का भी रोल बढ़ रहा है। बिकॉज उस प्लांटेशन को या फिर उस बायोडाइवर्सिटी पार्क को लोगों तो कैसा कनेक्ट किया जाए, ये बहुत अच्छी तरीके से इंजीनियर्स करते हैं। आई नो वेरी वेल फॉर दैट। सो थैंक यू फॉर डूइंग वर्क इन दिस इंडस्ट्री एंड आई होप कि और ज्यादा इंजीनियर्स इस सेक्टर में आए एंड ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट हम साथ मिलकर करें। So thank you Atish for today's session. Session was really very interesting और बहुत अच्छे facts आपने बताए। Thank you very much. Thank you.